सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज हम योजना मैगजीन करने वाले हैं नवंबर एडिशन की। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और नवंबर एडिशन की जो योजना है उसकी थीम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो इसको देखते हैं और साथ साथ इस पर्टिकुलर योजना मैगजीन में हमने कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी ऐड अप किए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास है हमारे इस योजना सीरीज के अंदर। सो प्राइमरीली दीज 6 आर्टिकल्स, ये जो है एडिटोरियल्स आर्टिकल्स आपके इस बार के योजना में आए हैं और प्राइमरीली एवोल्यूशन से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स हो गए हैं, कैसा इम्पैक्ट रहा है, कैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने परफॉर्म किया है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उन सब से रिलेटेड बातें करेंगे। एवोल्यूशन को देखेंगे, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इक्वालिटी प्रिंसिपल्स, उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। फिर इस योजना के अंदर भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेटर कर सकती है, वो एस्पेक्ट भी हम आज के इसमें सेशन में डिबेट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको भी ये 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे मुबारक हो। हम बहुत ही लकी हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो कुछ डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट एडिटोरियल 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ बातें करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लेंथीएस्ट है, क्वेश्चन बनेगा व्हाई। देखिए, इंडिया का जो लैंडस्केप है, डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी है। लुक एट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, बहुत ही बड़ा हमारा देश है, काफी जनता यहाँ पे रह रही है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि सेंटर और स्टेट, यूनियन और स्टेट दोनों के लिए ही ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट का काम करता है। यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टेट के लेवल पे अलग सिस्टम चलता है और एक उनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपके यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, एक यूपीएससी होगी जो रिक्रूटमेंट करेगी सिविल सर्वेंट्स का, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा, एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी होगा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। इन सभी सवालों का जवाब आपके संविधान ने दिया है और सारे प्रोविजंस डिटेल में मेंशन्ड हैं। हमारे यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज, सबके लिए प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो जितनी भी डिबेट्स हैं उन सब का सॉल्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो इट इज ऑब्वियस कि भी ये साइज में लंबा तो होना ही था, दैट इज द पॉइंट हियर। अब हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन हमने इसको इनेक्टमेंट 26 जनवरी 1950 से ही स्टार्ट करवाई। अब आप आगे देखिए क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम वैल्यूज। देखिए, हम किसी लिए लड़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ब्रिटिशर्स हमें इक्वालिटी नहीं देते थे, ब्रिटिशर्स हमारे साथ जस्टिस नहीं करते थे, तो उन सभी वैल्यूज को यहां पे रिफ्लेक्ट करना था। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी रिफ्लेक्ट करता है। सिटीजन होना, सिटीजन होने का मतलब क्या है? आप किसी एरिया में रह रहे हो तो आप रेजिडेंट कहलाते हो। सिटीजन क्या है? सिटीजन होना एक बॉन्ड है जो आपके देश और आपके बीच में होता है कि आपकी सरकार आपको कुछ राइट्स फैसिलिटेट करेगी, वो मीनिंग होता है सिटीजन का। तो हमें यहां पे सिटीजनशिप मिलनी थी, हमारे राइट्स थे, और वो सब कुछ कौन दे रहा है? वो सब कुछ दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अगर आप इसके बाकी चीजों को देखेंगे कि प्रोविजंस कैसे ऐड अप हुए, तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी आइडियल्स, जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे थे, पहली बात आपको समझना है कि ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, हमें फ्रीडम्स चाहिए थी, बिल्कुल फ्रीडम चाहिए थी। पॉलिटिकल फ्रीडम तो आपको मिल गई, क्लियर, बट क्या आपको सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी कि भाई ब्रिटिशर्स को यहां से भगा देंगे? सिर्फ उतना ही काफी था? हमारे यहां पे फ्रीडम का मतलब है
सोशल एज वेल, ये जो सोशल इनइक्वालिटी थी उसको भी दूर करना था। साइकोलॉजिकल लिबरेशन, कि आप दिमाग से इंडिपेंडेंट रहें, वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसिलिटेट की हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। डीपीएसपीज के थ्रू आई हैं कुछ चीजें, कुछ फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आई हैं, उन सब चीजों को हम डिबेट करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे प्रोविजंस अब यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पे मैं नेहरू जी के एक वाक्य को बोलना चाहूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। कौन अमेंड करेगा? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें अंडर आर्टिकल 368। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ये प्रोविजन फैसिलिटेट कर रहा है कि बदलती रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बदलते समाज के हिसाब से आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। उतना ही नहीं है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, हमारे यहां पे जुडिशरी को यह पावर दी गई है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे बदलते जरूरतों के हिसाब से, और वैसा ही हुआ है। आज हम बात करते हैं सेक्शन 377, होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज हुई है। एक समय पे उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाता था और जुडिशरी ने भी उसे पहले जो है क्रिमिनल ही माना था। अब एवोल्यूशन हुआ, हमारे यहां पे राइट टू प्रिवेसी आया 2017 के अंदर। उससे एक तरीके से प्रेरणा लेते हुए बाद में हमने रिफॉर्म किया कि भाई सेक्शन 377 उसको हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, उन सब बातों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन चीजों को देखते हुए अब बात करते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, पीवाईक्यू कैसे पूछे गए हैं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन इन्होंने 2021 में पूछा था। तो ये कह रहे थे कि बताइए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने एनेक्ट किया उस समय हमारा क्या स्टेटस था। अब यहां पे ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रीएम्बल की। क्लियर? वी नो दैट प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और उसके अंदर क्या बात मेंशन की है? हम सब जानते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। स्टार्टिंग के अंदर दो वर्ड्स जो हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, अगर मैं बात करूं, ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे। ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो वर्ड नहीं थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा स्टेटस था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारा एग्जैक्ट स्टेटस था और यही आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ये हमने देख लिया भी यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन कोर वैल्यूज को यहां पे रिफ्लेक्ट करता है। पहली चीज जो बेसिक फैक्ट्स है कि नवंबर 26, 1949 वी आर सेलिब्रेटिंग दिस एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, और हम फॉर्मली इसको 26 जनवरी 1950 से इनेक्टेड मानते हैं, इंप्लीमेंटेशन मानते हैं। दैट इज पार्ट हियर। नाउ फर्स्ट थिंग इज दिस, भाई हम लड़ किसी लिए रहे थे? हम लड़ रहे थे डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए। डेमोक्रेटिक स्पिरिट ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वोट करवा लिए, इलेक्शन करवा लिए, अपने लीडर चूज कर लिए तो वो सिर्फ वहीं तक डेमोक्रेटिक हो जाओगे, नहीं। पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक के राइट्स, लिबर्टीज, इक्वालिटी प्रिंसिपल और सारी ब्रॉडर चीजें, वेलफेयरिज्म, ये सब कुछ आपके डेमोक्रेटिक स्पिरिट का पार्ट होता है। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस फैसिलिटेट करता है, वो फ्रेटर्निटी लाने की बात भी करता है। ये सब कुछ हमारे प्रीएम्बल में दे रखा है। देखिए क्लियर, किस तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टेट का नेचर कैसा होगा, भारतीय सरकार का नेचर कैसा होने वाला है, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये जो हमने देखा अभी रिसेंटली कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल ही डिक्लेयर करता है इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये है नेचर ऑफ द स्टेट, सरकार का नेचर ऐसा है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी प्रीएम्बल में मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं, कि हम सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर रहते हुए
हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। ये इस पर्टिकुलर पूरे आप बोल सकते हैं सिस्टम का मीनिंग है। अब बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम लोग फील कर रहे थे कि कॉलोनियल रूल से हमें खुद को बाहर निकालना था, तो पॉलिटिकल लिबरेशन तो चाहिए ही थी, साइकोलॉजिकल लिबरेशन भी चाहिए थी। वो सब कुछ जो भी कुछ हमने फील किया, जिनके लिए हम लड़ रहे थे, वो सारी बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्टेड हैं और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाट दिस मीन। सो हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लेके आए हैं और आप यहां पे सिर्फ कलेक्टिव राइट्स नहीं दे रहे हो, आप इंडिविजुअल राइट्स भी दे रहे हो। आपके यहां पे सब कुछ कलेक्टिव नहीं है, इंडिविजुअल राइट्स भी आपके रिस्पेक्टेड होंगे। दैट इज व्हाट इट मींस कि इंडिविजुअल फ्रीडम भी दी जाएगी आपको। वो सारा एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्टेड है। नाउ मूविंग फर्दर, तो आपकी योजना मैगजीन कहती है, देखिए बिफोर दैट लुक एट दिस क्वेश्चन, एक PYQ और देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किस रीजन की वजह से चाहिए होता है, इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है। सो इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, दैट इज वन थिंग। अब ये लॉ ऑफ द लैंड फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, ठीक, सिटीजन के राइट क्या होंगे, किन राइट्स से सिटीजन एम्पावर्ड होगा, ये सब कुछ फैसिलिटेट करता है। जितनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, गवर्नमेंट उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। सो इट मींस दिस पर्टिकुलर आइडिया, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर, सरकार इसके बाहर नहीं जा सकती है, यह लिमिट आपका कॉन्स्टिट्यूशन डालता है। तो यहां पे अगर मैं इस चार में से एक ऑप्शन उठाऊं, सी ऑप्शन, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट इट मींस। सिटीजन के राइट तभी प्रोटेक्टेड होंगे जब गवर्नमेंट लिमिट में हो। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जो भी रूल में आ रहा है वो उस पावर का मिसयूज करेगा सिटीजन के राइट्स को वायलेट करने के लिए। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाता है और इस आइडिया को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दैट इज हाउ थिंग्स आर डिफाइंड। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन एम्पावर करता है सरकारों को लिमिट करके। सो टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखिए हम बोल रहे हैं कि हमारे यहां पे हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर एक क्रिटिकल बात आपको समझनी होती है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है कि 11 लोग खेल रहे हैं और आप खड़े होकर ताली बजाएंगे, नहीं। डेमोक्रेसी इज एन एक्टिव स्पोर्ट, मतलब आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करना पड़ेगा, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो यहां पे एक सिटीजन कैसे विजिलेंट रहता है, दैट इज थ्रू द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मींस एक्नॉलेज किया गया है। तो देखिए, सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब में सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। नॉट जस्ट दैट, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो बोल नहीं सकता, उसकी वॉइस बनती है आपकी सिविल सोसाइटी। अब ये सिविल सोसाइटी तभी बनेगी जब सिटीजन एम्पावर होंगे। अगर सिटीजन एम्पावर ही नहीं होंगे तो भूल जाइए आपकी सिविल सोसाइटी आप बना लें। यह सबसे बड़ी चीज है जो हमें समझनी है। जहां जहां पे भी डिक्टेटरशिप होती है, क्या वहां के सिविल सोसाइटी देखने को मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि कौन राजा को क्रिटिसाइज करे, कौन डिक्टेटर को क्रिटिसाइज करे? ये जादू सिर्फ डेमोक्रेसी में ही आपको मिलता है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो हम यहां पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, डेमोक्रेटिक स्पिरिट को रीइंफोर्स करने की बात करें, पब्लिक को मोबिलाइज करने की बात करें फॉर द राइट कॉज, ये सब में सिविल सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है और वो तभी फैसिलिटेट होता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों को फैसिलिटेट कर रहा है। This is what our constitution is acknowledging and facilitating. So talking about this here, अब देखिए यहां पे जब हम आगे बढ़ेंगे,
एवोल्यूशन पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिबेट्स क्या क्या चल रही थी। ठीक, सो काफी कुछ देखिए, इससे पहले भी चीजें थी, लेकिन मेजरली हम देखते हैं कि ये आजादी का टाइम अब आ रहा था। उससे जस्ट पहले एक बड़ा जो हमारे ब्रिटिशर्स कानून लेके आए थे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उससे हमने काफी कुछ चीजें अडॉप्ट भी की हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 60%, 60 to 65% बोलते हैं वो, 60 to 65% प्रोविजन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भाई ये तो एज इट इज कॉपी है। देखिए, एज इट इज कॉपी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपकी योजना मैगजीन कहती है कि भाई हमने फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फैसिलिटेट करवाया। अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं मौर्यास के टाइम पे जाऊं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अगर मैं अशोका के टाइम पे जाऊं, क्लियर, अगर मैं गुप्तास के टाइम पे जाऊं, या उसके बाद मैं मुगल्स के टाइम पे भी जाऊं, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या उस समय प्रोविंसेस एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे? तो प्रोविंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स तो तब भी एग्जिस्ट करती थी। तो हम सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि फेडरलिज्म हमारे यहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया? भाई ब्रिटिश टाइम पे वैसा हुआ, ये सिर्फ ब्रिटिश टाइम का खेल है। उससे पहले तक हमारे यहां पे एक प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटेशन था। आप इस चीज को कैसे एक्नॉलेज कर सकते, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहीं से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो सिर्फ वही नहीं है, उससे पहले की भी बहुत चीजें हैं जो इस धरती ने जो है यहाँ पे निकाली हैं, तो हम उसको कैसे हटा दें यहाँ पे? दैट इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर आइडिया बनाया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, एक डेडिकेटेड बॉडी होगी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। और यह फैक्टर बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। देखिए, हम डिबेट करते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर? तो बहुत बार एक ये डिबेट बनती है कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन क्या होता है। तो अब अगर मुझे बताना हो कि भाई रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है, तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि रिटन के लिए एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। अनरिटन सिस्टम में आप कुछ भी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की चीज नहीं बनाएंगे। दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल डिफरेंस। सो व्हेन वी आर सेइंग कि भाई हमने यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्लान किया, सो दैट वाज द फर्स्ट आइडिया जो इस डिबेट को एड्रेस कर रहा है कि भाई इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने लिए नहीं बनाई, हमने अपने लिए बनवाई। दैट इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज मीनिंग। अब बात करते हैं उसके बाद जो कंट्री की विजन थी वो ऐड की गई बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते हैं। ये 13 दिसंबर 1946 को हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऐड किया, जिसके फीचर्स बाद में जाके हमारे प्रीएम्बल के फीचर्स बने, क्लियर? सो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो विजन दिखा रहा था वो 13 दिसंबर 1946 को ऐड किया गया था। अब देखिए, ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं, ये क्रोनोलॉजी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको चीजें एज इट इज याद रखनी होंगी यहाँ पे, क्लियर? कि भाई इसके बाद ये हुआ। अब फिर वी हैड अ ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, दैट वाज टू बी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी। ये कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को। देखिए कितनी चीजें हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 46 के अंदर आ जाती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 46 के अंदर होता है 13 दिसंबर। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, क्लियर? सो दैट इज समथिंग वी नीड टू बी नोइंग, ये क्रोनोलॉजी जाननी है हमें। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। देन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया, पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी ने अच्छे से क्लॉ बाय क्लॉ, सेक्शन बाय सेक्शन हर मुद्दे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ, उस पर वोटिंग हुई, डिस्कशन हुआ।
उसके बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी हो जाता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भी इनेक्टेड जो है ये बाद में आ जाएगा, 26 जनवरी से हो जाएगा। दैट वाज द बिग आइडिया। क्लियर? नाउ वी हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर अस टू बी अ रिपब्लिक। इसका मीनिंग अगर मैं एक्सप्लोर करूं कि भाई इंडिया मोनार्की नहीं है, वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर? दैट इज व्हाट इट इज मीनिंग। ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक, ब्रिटेन मे बी अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट अ रिपब्लिक, क्योंकि वहां पे मोनार्कियल हेड ऑफ द स्टेट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पे वी आर कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमें फैसिलिटेट कर रहा है, डीपीएसपी फैसिलिटेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स फैसिलिटेट कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर डोंट्स फॉर द गवर्नमेंट। सरकार को क्या नहीं करना है, सरकार को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। डीपीएसपीज आर डूज फॉर द गवर्नमेंट। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही पहलू बता रहा है, क्या सरकार को नहीं करना है और क्या सरकार को करना है। तो लेंदी तो होगा ही। दिस इज व्हाट इट इज मीनिंग। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन के क्या राइट्स होंगे, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जुडिशरी का क्या रोल होगा, कैसे जुडिशरी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को गार्ड करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करेगी, वो सारे डिबेट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सबके लिए प्रोविजन है। डूज, गवर्नमेंट को क्या क्या करना है, सरकार के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होगी, सरकार को इक्वालिटी प्रमोट करनी है, सरकार को वेलफेयर स्टेट का आइडिया लेके चलना है, ये सब कुछ डीपीएसपी में मेंशन होगा। सो ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमें मिल रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, लुक एट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए, एवोल्यूशन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। दैट इज वन प्रोबेबल इंपॉर्टेंट थीम विच इज रेपिटेटिव। सो अब ये कह रहे हैं कि भाई फेडरल जो सिस्टम हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, इसके अंदर रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी। नॉर्मली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके अंदर वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट एंड वी हैव कंकरेंट लिस्ट। ठीक? अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इन सब चीजों से बच जाती हैं। जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको मालूम हो, वो कुछ एक आइडियाज हम डाल देते हैं रेजिडुअरी पावर के अंदर। प्रेजेंटली रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो यूनियन के पास हैं। अब ये पूछ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी, तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल को एनशाइन की गई थी। लुक एट दिस क्वेश्चन हियर। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मोंटेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। पहली बात आपको पता होना चाहिए मोंटेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है कौन से। ठीक? ये किन चीजों से रिलेटेड थे? सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो दिस वाज द आइडिया रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वादा किया गया था इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? ये फैक्चुअल है, ये सब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। चलेंगे आगे। तो आपके यहाँ पे आपकी योजना मैगजीन फर्दर हमें लेके जाती है और कहती है देखिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक? तो लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे पता लगता है? लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए है कि इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक? एज पर द रिक्वायरमेंट, कि जनता जब चाहेगी, समाज बदलता है, सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती है, उस हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंड कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट भी अमेंड कर दें? फिर उनका क्या हुआ जिन्होंने ये फ्रीडम की पूरी लड़ाई लड़ी थी? कल को कोई कहे कि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री नहीं है, एक पर्टिकुलर रिलीजन का कंट्री है, क्या हमें वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। तो इन चीजों को रोकने के लिए कुछ एवोल्यूशनरी पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं, जुडिशरी ने फैसिलिटेट किए हैं। सो दैट इज द आइडिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है पार्लियामेंट के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगा। आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है वो बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, और वही एवोल्यूशन हमें यहां पे देखने को मिला विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो केशवनंदा भारती जजमेंट के थ्रू आता है। इस जजमेंट के बाद यह कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उस बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकेगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एज इट इज इंटैक्टेड रहेगी। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। क्या हम फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं? यस, इवन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, उसके अंदर भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छुए, कि फंडामेंटल राइट में जो भी चेंज आप लाना चाहते हैं वो चेंज उस प्रकार का हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करता हो। दैट इज व्हाट दिस सिस्टम इज मीनिंग। हम उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, ये आइडिया है। कोर एलिमेंट्स हैं हमारे सिस्टम के, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, आप इन सब को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही इंटीग्रेट करके रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू, कि भाई हमारी जुडिशरी के पास ये पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रिव्यू करेगी, वो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करेगी, लेजिस्लेचर के एक्शंस को रिव्यू करेगी, वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये मल्टीपल जजमेंट्स के थ्रू आया है। केशवनंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं किया, उन्होंने इसे ओपन एंडेड छोड़ दिया कि ये मल्टीपल जजमेंट्स के थ्रू अपने आप चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड होती जाएंगी ग्रेजुअली। दैट इज व्हाट दिस आइडिया वाज अबाउट। क्लियर? सो मूविंग फर्दर, चीजें आगे बढ़ी। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ये है प्रीलिम्स 2020 का सवाल। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर। नहीं, ये तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which constitution is based on। अब देखो, एक बात समझ लो, आर्टिकल 13(2) को इंटरप्रेट किया किसने? जुडिशरी ने ही इंटरप्रेट किया, और वहां से ये आइडिया निकाला जुडिशियल रिव्यू का। तो ये भी एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, थोड़े कॉमन सेंस से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसका आंसर ये डी होगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती हैं। क्लियर? सो ऐसे सवाल यूपीएससी रेगुलरली करता रहता है, तो आपको बिल्कुल ही इन चीजों के ऊपर एक्टिव और सचेत रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चीजें इवॉल्व हो रही थी, बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका था, मिनर्वा मिल्स केस आ चुका था। मुद्दा अड़ा आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को लेके। अब देखिए, हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है वो एक्टिविस्ट जुडिशरी मानी जाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, मतलब जजेस लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, और ऐसा ही रिफ्लेक्शन हमें केशवनंदा भारती जजमेंट में मिला, वैसा ही रिफ्लेक्शन मिनर्वा मिल्स में मिल रहा। लेकिन ये मेनका गांधी केस भी हमारे लिए जरूरी है। इसने भी कोर्ट की जो पावर है उसको एक्सपेंड किया है। क्यों? यहां से कंसेप्ट आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर? इसका मतलब क्या है? मतलब अब आपको किसी भी एक्शन की स्पिरिट भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी अलोंग विद द लेटर। ठीक? कि जो लिखा है सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे का इंटेंट क्या है उसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस मेनका गांधी केस सेज, कि अगर हम किसी की सिविल लिबर्टी कर्टेल कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या इंटेंट है उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। यह नहीं है कि कानून बना के आप किसी की भी सिविल लिबर्टी को जो है वो छीन लीजिए, नहीं, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दैट इज व्हाट दिस आइडिया मीन्स। सो इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। अलोंग विद दिस जुडिशरी की पावर का भी स्कोप जो है काफी एक्सपेंड हुआ, क्योंकि अब हर चीज को वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से देखते थे। इससे पहले इसमें लिखा हुआ था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक भाई, कानून के तौर पे आप कुछ भी कर लो, वो चीज एक्सेप्टेबल है। अब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये नहीं है कि पार्लियामेंट कानून बना के कहे कि कल को मेरी प्रॉपर्टी सारी जो है सरकारी हो जाए ना, आपको स्पिरिट में भी जाना पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच इट इज रिफ्लेक्टिंग।
So it broadened the protections and the aware and the rights that were there for citizen. वो सारे प्रोटेक्शंस हमारे यहां से इन प्रोविजंस के थ्रू हमें मिले। और जुडिशरी अक्सर इस इंटरप्रिटेशन के अंदर एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करती है जो हमारे राइट्स के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ये है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लाइफ। दैट इज राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी। इन चीजों से मेजरली आपकी जुडिशरी पावर लेती है और सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर अस। तो कहीं पे भी ये गोल्डन ट्रायंगल का आप रेफरेंस दे सकते हैं आप अपने आंसर के अंदर। और ऐसे ही जुडिशरी जो है इस सिटीजन को इस देश में पावरफुल बनाती है। अदरवाइज सारी पावर आपके सरकार के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाएगी। अब देखिए, ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है। ये सवाल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कहां से आया है। ये बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से निकलता है। क्लियर? उसका ही ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट है कि हम नेचुरल जस्टिस को मानेंगे कि नेचर ने हमें बनाया है कि आपको सिर्फ शब्दों में नहीं देखना, उस शब्दों के पीछे के भाव को भी समझना है। दैट इज व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपकी योजना मैगजीन आगे क्या कह रही है। देखिए, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपकी योजना मैगजीन में मेंशन किए हैं। अब ये आपको मालूम होने चाहिए। स्पेसिफिकली आप मेंस में यहां से अपने आंसर के अंदर इनको रेफर करेंगे, तो मैं हर चीज को बताता हूं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर आप विशाखा गाइडलाइंस, शायरा बानो, नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ शाइन और पुट्टा स्वामी, ये प्राइम जो 5 जजमेंट्स हैं, ये आप आर्टिकल 21 के लिबरल इंटरप्रिटेशन के साथ एसोसिएट करके देख सकते हैं। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 21 के राउंड भी आ सकता है मेंस के अंदर। उसके अंदर आप इन पर्टिकुलर 5 जजमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स में रेफर कर सकते हैं कि भाई कैसे इवॉल्व हुआ है आर्टिकल 21। तो बहुत सारा डाइवर्स, वैसे तो डाइवर्स एस्पेक्ट्स हैं उसमें, बट फिर भी आप इन चीजों को देख के चल सकते हैं। अब देखिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देती है टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। क्यों ये जजमेंट बहुत ही क्रिटिकल है? देखिए, बिफोर दिस जजमेंट देयर वाज नो लॉ दैट वाज अवेलेबल जो स्पेसिफिकली वर्क प्लेस रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस को रोकता हो। अब देखिए, सिचुएशन अलग होती है। ये वर्क प्लेस पे अलग तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, तो उन चीजों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसिलिटेट की। और यहां पे भी कोर्ट ने उस ट्रायंगल को एक्सप्लोर किया 14, 19 एंड 21। क्लियर? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ट्रिपल तलाक केस है। वुमेन की डिग्निटी का सवाल था कि मुस्लिम वुमेन की डिग्निटी, दैट इज समथिंग वाज अपहेल्ड बाय द जुडिशरी, कि जेंडर जस्टिस होगा यहां पे। और यह भी आर्टिकल 21 के साथ ही लिंक किया गया था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट डीक्रिमिनलाइज्ड सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन द कंसेंशुअल एडल्ट्स। देखिए, इससे पहले आपको बता दूं, पुट्टा स्वामी जजमेंट आता है, ये 2017 में आ गया था। ये देता है राइट टू प्रिवेसी। यहां से निकल के आया कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ मर्जी करें, वो सरकार उसको वायलेट नहीं करेगी, वो आपका फंडामेंटल राइट होगा। वहां से ये निकल के आया नवतेज सिंह जौहर के अंदर कि भाई कैसे जो है आपके 2 कंसेंशुअल एडल्ट्स हैं, वो अपनी प्राइवेट स्पेस के अंदर कुछ भी करें, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। वहां से ये एवोल्यूशन हुआ है और वही चीज आपको यहां पे देखना है। क्लियर है? अब फर्दर यहां पे आया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्ट्रक डाउन द एडल्ट्री लॉ। अब देखिए, हमारे यहां पे इंडियन पीनल कोड के कुछ प्रोविजंस थे जिसके अकॉर्डिंग एडल्ट्री बाय फीमेल दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट।
राइट नाउ एडल्ट्री एक तरीके से इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, बट इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, उसके लिए जेल नहीं होगी। तो ये भी वुमेन की डिग्निटी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये ब्रिटिश जब इस एडल्ट्री लॉ को लेके चलते थे वो रिफ्लेक्ट करता था वुमेन वॉज सीन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैन, कि वुमेन एक किसी भी मर्द की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये उस चीज पे बेस्ड था, और वो चीज यहां पे हमने हटा दी। दैट इज व्हाट इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, वही डाइवोर्स का ग्राउंड होगा, लेकिन यहां से किसी की डिग्निटी आप हर्ट नहीं करोगे, उसको जेल नहीं डालोगे। दैट इज वन पॉइंट हियर। एंड अनदर लैंडमार्क जजमेंट वी हैड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 which facilitated, you can say, integration, which facilitated a pathway for integration of people of Jammu and Kashmir with India, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हर्डल था कि आप वहां के लोगों को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट दे रहे हो फ्रॉम अदर पीपल अराउंड द कंट्री। ओके, सो ये सारी पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। सो क्या कह रही है आपकी योजना मैगजीन, हम देखिए उससे पहले ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हाट, दैट इज आर्टिकल 21, इसके अंडर ये प्रोटेक्टेड है। और मैंने बताया हूं कि भाई राइट टू प्रिवेसी क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई जुडिशरी ने इसको लिबरली इंटरप्रेट किया है, लिबरल इंटरप्रिटेशन से, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 से ये हमारे पास निकल के आया है। सो यू नीड टू बी नोइंग अबाउट दीज आइडियाज। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं, यहां पे एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये सेकंड जो एडिटोरियल आया था आपके योजना मैगजीन में। सो देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम से ही जो है प्रोसेसेस स्टार्ट हो गई थी। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो सारे फीचर्स ब्रिटिशर्स ने कुछ लर्न किया अपने एक्सपीरियंस से, गवर्नेंस से, वो सब ऐड करते गए, उनसे हमने सीखा, हमने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हैं। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सॉरी 1909, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सब के कुछ ना कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्टेड हैं। यहां से आया रिजर्वेशन का अरेंजमेंट। क्लियर? तो सेपरेट इलेक्टोरेट इधर से स्टार्ट हुआ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आइडिया निकाला गया रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, प्लस एक तरीके से ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स भी यहां पे रखे गए थे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आइडिया आया, फिर म्यूनिसिपल लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए भी यहां पे स्टेप्स लिए गए थे। तो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। अच्छा, इसके अलावा एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, वो सब कुछ इधर से रिफ्लेक्टेड था। एंड नॉट जस्ट दैट, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि भी हमारे यहां प्रोविजन ऐड हुआ कि इंडिया में इलेक्शन करवाए जाएंगे बड़े स्केल पे। वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही शुरू हुआ था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट फैसिलिटेटेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इन दिस कंट्री, की स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्या पावर्स होंगी, कैसे ऑपरेट किया जाएगा, रिलेशन कैसा होगा, वो सारी बातें हमें यहां से मिल गई थी। क्लियर है? पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, ये सब क्योंकि हम इस चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे ब्रिटिशर्स के अंडर, तो वी कंटिन्यूड विद द सेम आइडिया, वही हमने कंटिन्यू किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड ये इसीलिए भी जरूरी था कि भाई आपको इंडिया की डाइवर्सिटी को भी एड्रेस करना होगा। तो वी आर अ वेरी बिग कंट्री, एक प्रेसिडेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता हुआ थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। ऐसे में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे विल बी देयर एज मेंबर्स, तो वो ज्यादा इंक्लूसिव लगता है। तो इसीलिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे गए। फेडरलिज्म हमने अडॉप्ट किया, थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम भी रखा, यूनियन को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनाया। क्लियर? तो इंडिया इज अ कंट्री वेयर यूनियन इज पावरफुल, दैट इज व्हाट दिस आइडिया इज मीनिंग। ये पूरी कहानी है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं, लेकिन ये एज इट इज इसकी कॉपी नहीं है, कुछ फीचर्स हमने हमारे ओरिजिनल भी रखे हैं। ओके, सो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा एज इट इज कॉपी मारा, बट डेफिनेटली देयर वाज सम इन्फ्लुएंस, बिल्कुल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था ब्रिटिशर्स जो इंडिया में लेके आए थे। इसमें बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस इंडिया या इंडियंस के लिए फैसिलिटेट किए गए थे। तो देयर वाज नो हार्म इन, यू कैन से, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम देम। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट प्रोसेस को लेके। अमेंडमेंट जरूरी है विद द चेंजिंग टाइम्स। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि चेंजिंग टाइम्स के अंदर
जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जनता की, वो उसको एड्रेस कर सके। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा गया, थोड़ा सा रिजिड भी रखा गया कि भाई अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ही चेंज कर दो, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे यहां पे कुछ प्रोविजंस, स्पेसिफिकली जो फेडरल प्रोविजंस हैं, उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के बाद ही आप उसको अमेंड कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके लिए स्टेट से रेटिफाई करवाना पड़ेगा, ओके, वो भी हम देखेंगे यहां पे। अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो जो अमेंडमेंट का प्रोविजन हमारे यहां पे दे रखा है, एक नॉर्मल अमेंडमेंट है। सपोज कीजिए आपको आर्टिकल 1 के अंदर कुछ चेंज करना है, तो दैट कैन बी डन विद सिंपल मेजॉरिटी आइडिया, बट वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के बाहर होगा। तो आर्टिकल 368 ये मेजरली फैसिलिटेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ठीक। इसके अंडर आप स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चीजों को अमेंड कर सकते हैं। दिस इज द बेस फॉर स्ट्रक्चरल एंड लीगल प्रोसेस, जिसके हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। हम नए प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, हम प्रोविजंस जो एग्जिस्ट करते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, हम कुछ प्रोविजंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। वो सारे आइडियाज कौन फैसिलिटेट करता है? आर्टिकल 368। क्लियर? नाउ ये आइडिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदलते टाइम के साथ इवोल्व होता है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, कि एक रिजिड, एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, एक जीवन वाला डॉक्यूमेंट है। लाइफ इज अ फ्लोइंग रिवर, वो चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होती है। दैट इज व्हाट इट मींस। अब यहां पे आगे चलेंगे। सो आपकी योजना मैगजीन फर्दर बताती है कि देखिए मेजॉरिटी अलग अलग हैं, उनके थ्रू आप इसको अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेथड, पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप नए स्टेट्स को कैसे एडमिट करवाना है, स्टेट बाउंड्रीज चेंज करनी है, वो सब सिंपल मेजॉरिटी के आइडिया से किया जा सकेगा। स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी ऑफ बोथ द हाउसेस, सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा के अंदर भी 2/3 दोनों हाउसेस से यहां पे करवाना पड़ेगा आपको। और यहां पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। क्लियर? सो दैट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी अरेंजमेंट अंडर आर्टिकल 368। अब तीसरा प्रोविजन है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट। तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके अंदर स्टेट से रेटिफाई करवाना पड़ेगा? तो देखिए ये हमारे पास एक लिस्ट है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा, हाफ ऑफ द स्टेट से। आधे स्टेट लेजिस्लेचर आपके फेवर में होने चाहिए। इसका यह मतलब है अगर आधे हैं तो मतलब वो पास हो गया, बाकी आधे नहीं है तो वो चाहे ना हो। ठीक है, आधों ने, आपके आधे स्टेट्स के लेजिस्लेचर ने अप्रूव कर दिया, मतलब वो बस फाइनल, डन एंड डस्टेड। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब ये रिलेटेड है जो हमारे यहां पे जो लिस्ट दे रखी होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अगर आप इनमें कोई चेंजेस लेके आना चाहेंगे तो आपको रेटिफिकेशन बाय द स्टेट भी करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफाई बाय द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर अगर आप चेंज करेंगे, अगर आप लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव इक्वेशन चेंज करना चाहते हैं यूनियन और स्टेट की, या आप राज्यसभा के अंदर कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, तो उसके लिए भी आपको ये रेटिफाई करवाना पड़ेगा बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। तो ये हमने देख लिया यहां पे। क्लियर? या हम आर्टिकल 368 के अंदर ही कोई चेंज करवाना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, उसके अंदर ही कोई चेंज अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है आर्टिकल, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं ये पार्लियामेंट्री जो अमेंडमेंट होती है, इनका स्कोप और कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर ये डिबेट थी फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट को लेके। स्टार्टिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड किया कि भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये फर्स्ट जजमेंट आया। देन देयर वाज दिस गोलकनाथ केस, इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट पावर रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, ओके,
इज रिस्ट्रिक्टेड, कि ये रिस्ट्रिक्टेड मानी जाएगी कि भी वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। अब उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, वो 24th अमेंडमेंट ले आई। वो इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने प्रोविजन डाला कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं। इस अमेंडमेंट को फिर दोबारा कंटेस्ट किया गया अंडर केशव नंदा भारती केस। तो वहां से इवॉल्व हुआ ये कंसेप्ट आपके बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर कोर्ट ने फाइनली कहा कि भाई ठीक है, आप जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आपको टच नहीं करना है। वो कोर एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। और केशव नंदा भारती में ही उन्होंने ये कह दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सुप्रीम है, वो प्रोटेक्टेड है, रिपब्लिक हम है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ प्रोटेक्टेड है और आप इनको नहीं टच कर सकते हो। उसके बाद मल्टीपल जजमेंट्स के थ्रू जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एड ऑन्स चीजें होती रही हैं, दैट इज हाउ इट इज। अब इसमें जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड भी मैटर आया, तो जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर। और नॉट जस्ट दैट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, यह भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा। और इसी को रिफ्लेक्ट करते हुए इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जुडिशरी ने, क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक कमीशन प्रपोज किया गया था, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव के भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। अब वो चीज जुडिशरी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उन्होंने कहा जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल, वी विल स्ट्रक डाउन दिस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए जुडिशरी ने इसको हटाया था। दैट इज समथिंग विच वाज रिफ्लेक्टेड हियर। नाउ मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। तो आपके यहां पे ये प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल फैक्चुअल बनेगा, आपको मालूम होने चाहिए। अब देखिए योजना में पूछ लिया है तो वैसे ही पता होना चाहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जिसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे यहां पे रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। कौन डिसाइड करता है क्या रीजनेबल है? जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या चीज रीजनेबल होगा और क्या नहीं होगा। इट एस्टेब्लिश्ड 9th शेड्यूल टू शील्ड द लैंड रिफॉर्म्स, कि भाई अगर 9th शेड्यूल के अंदर आप कोई भी कानून डाल देते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बाद में एक डेट ऐड की गई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई मामला आप 9th शेड्यूल में डालते हैं तो उसको जुडिशियल रिव्यू से हटाने की पावर नहीं होगी, जुडिशरी के पास उसको रिव्यू करने की पावर होगी। क्या हुआ था 24 अप्रैल को? दैट वाज केशव नंदा भारती जजमेंट। क्लियर? कि उसके बाद अगर आप किसी मैटर को 9th शेड्यूल में एड अप कर रहे हैं तब नहीं प्रोटेक्ट हो सकेगा। लेकिन ये 9th शेड्यूल का प्रोविजन पहले एग्जिस्ट इन्होंने करवाया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। देन वी हैड 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट के अंदर इट रीऑर्गेनाइजेस द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। क्लियर? फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये बना ये। ओके। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसने बहुत चीजें हमारे यहाँ बदली, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ ऐड की गई, डीपीएसपीज, फ्री लीगल एड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए। जुडिशरी की पावर को लिमिट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया था। ठीक है ना? लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशरी की पावर को रिव्यू करने की कोशिश तो की गई थी, ये दैट वाज फॉर श्योर। देन वी हैड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो 44th के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस के अंदर चेंजेस लाए गए कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड विद आर्म्ड रिबेलियन। अब इमरजेंसी, अगर आप इंटरनल इमरजेंसी लगाएंगे वो आर्म्ड रिबेलियन के केस में ही लगेगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज ओपन फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। उसको क्लैरिफाई करके उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई हथियार चल रहे हैं, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, तब आप लगाओगे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, उसके बिना नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल या ऑर्डिनरी राइट बना दिया गया था। ठीक है? सो दैट इज समथिंग विच शुड बी नोन टू अस बाय 44th अमेंडमेंट। 56th अमेंडमेंट क्या लेके आती है? 56th अमेंडमेंट एडिड 10th शेड्यूल। अब ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। देखिए, उससे पहले आया राम गया राम चलता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती थी, पॉलिटिशियंस रेगुलरली अपनी जो है पार्टी एफिलिएशन चेंज कर लेते थे। किसी ने बोला कि मैं आपको चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, वो पार्टी चेंज कर लेते थे।
तो उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये 10th शेड्यूल हमारे यहाँ पे एडअप किया गया था थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इट वॉज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय 91st, उसके बाद उसको थोड़ा अपडेट किया गया था। दैट वॉज द आइडिया। 61st अमेंडमेंट, इट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। पहले हमारे यहाँ पे जो वोटिंग एज होती थी वो 21 साल हुआ करती थी, तो 61st ने उसको कम करके 18 कर दिया। तो देखिए ये ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस लेने की एज 18 थी। अब उन्होंने कहा कि देखो हम इतने हमारे अडल्ट जो हैं वो समझदार हैं जो गाड़ी चला सकते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे हमने करवाया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वाज डन। अब बात करते हैं आगे की बड़ी जो हमारी अमेंडमेंट हुई वो थी 73rd और 74th, और पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। इसके अंदर वुमेन को रिजर्वेशन मिली कि 1/3 सीट्स आपकी वुमेन के लिए रिजर्व होंगी लोकल बॉडीज के अंदर। देन 99th अमेंडमेंट, इट अटेम्प्टेड टू रिप्लेस कोलिजियम सिस्टम विद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद एक आती है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हम जीएसटी यहां पे इंट्रोड्यूस हमने किया। तो वन नेशन वन टैक्स के आइडिया पे बेस था ये, और जीएसटी यहां से आया है। ठीक है, एंड दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन योर 101st अमेंडमेंट। 106th जो अभी लेटेस्ट किया है, जिसके अंडर 33% सीट्स अब वुमेन के लिए रिजर्व होंगी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में। तो ये 2026 ऑनवर्ड्स एक तरीके से लागू होगा। सो वी हैव येट टू सी कि कैसे इसको लागू किया जाता है, बट दिस इज व्हाट हैज बीन द केस। और ये आपके योजना के इस आर्टिकल के अंदर ये सारी अमेंडमेंट्स मेंशन्ड हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चलेंगे आगे तो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आपका सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट करता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सोशल जस्टिस के प्रमोट करने के लिए मल्टीपल चीजें हैं। प्रियम्बल एक आप बोल सकते हो, इटसेल्फ वो कुछ वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, नॉट जस्ट दैट, फंडामेंटल राइट्स आर देयर एंड अलोंग विद दैट डीपीएसपीज, इन सब में सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात की गई है। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ हद तक सोशल जस्टिस के आइडिया को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां बात करते हैं आर्टिकल 19 अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, 15(2) एंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक स्पेसेस, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट प्रैक्टिसेस लाइक बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये आ गया आइडिया यहाँ पे। स्कोप ऑफ राइट्स की बात करें कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ स्टेट पे लागू नहीं होते हैं, ये आम जनता पे, सिविल सोसाइटी पे भी लागू हो जाते हैं। क्लियर? आप मार्जिनलाइज सेक्शंस को एम्पावर कर रहे हो, आप SC ST उनके लिए काम कर रहे हो, जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन सब के लिए प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। दैट इज व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टिंग। तो एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब की प्रोविजंस हैं जो सोशल जस्टिस को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। प्रियम्बल के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस हाईलाइट्स द ओवरऑल, यू कैन से दैट दिस कंट्री इज दिस people of this country are facilitating this constitution irrespective of their caste, gender, सब लोग इंक्लूसिविटी के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 person 1 वोट वैल्यू है यहाँ पे। ठीक, तो चाहे अंबानी हो, टाटा हो, कोई मर्जी हो, रिक्शा वाला हो, आप हो, मैं हूं, सबके वोट की वैल्यू 1 है। दैट इज व्हाट पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट इज फैसिलिटेटेड हियर। अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश कर चुके हैं। ठीक, वो चीज हटाई दी है हमने। राइट टू इक्वालिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया और फैसिलिटेट किया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं जो आपकी सरकारों को गाइड करते हैं कि डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए काम करें, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दैट इज व्हाट इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक, तो सब हमारे संविधान से मिल रहा है सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस इज वन सच गोल फॉर विच योर कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जिस्टिंग, फॉर विच योर ब्यूरोक्रेसी इज एग्जिस्टिंग। ये पूरा सिस्टम सोशल जस्टिस के लिए ही चल रहा है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोसाइटी इवॉल्व नहीं हो पाएगी अगर सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ एक बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, वो है भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
ये अपडेशन बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि इससे पहले जो आप प्रोविजंस लेके चल रहे थे वो कॉलोनियल पास्ट को रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक, हमारे यहां पे सिनेरियो चेंज हो चुका है, सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है, तो बदलते चीजों के साथ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये भी एवोल्यूशन है। क्राइम का नेचर भी बदल गया है, थ्रेट्स का नेचर भी बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो ऐसे में आप उस कॉलोनियल हैंगओवर को लेके नहीं चल सकते हो। मॉडर्न टाइम्स के लिए मॉडर्न लॉज चाहिए, तो वो हमारे भारतीय न्याय संहिता और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है। क्लियर? ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एज है, आज डिजिटल की बात कर रहे हो आप, तो डिजिटल एविडेंस भी तो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो चीज आप लेके आ रहे हैं यहां पे। क्लियर? तो हम यहां पे हमारी अप्रोच में एक शिफ्ट कर रहे हैं। पनिशमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, पनिशमेंट कैन नेवर बी द ऑब्जेक्टिव। सजा देना ऑब्जेक्टिव नहीं होता क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। रिफॉर्मेशन इज द ऑब्जेक्टिव। हम लोग रिफॉर्मेटिव जस्टिस लेके चलते हैं, हम रेट्रीब्यूटिव जस्टिस लेके नहीं चलते कि बदला लेना है किसी से। आपको किसी भी इंसान को रिफॉर्म करना है, मौका देना है कि आप रिफॉर्म कीजिए अपने आप को। आप रेट्रीब्यूशन, बदला लेने की भावना से थोड़ी ना किसी को जेल में डालते हो। जेल के बाहर लिखा होता है सुधार गृह है, ठीक, उसको यहां पे ये रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इन थॉट प्रोसेसेस के थ्रू हमारे कानून को हमें इवॉल्व करना था, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन फैसिलिटेटेड विद दीज टू प्रोविजंस। ओके, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को भी यहाँ पे थोड़ा अपडेट करना था, वो चीज हमने यहाँ पे की है। तो अब देखिए क्या क्या चीज आप लेके आ रहे हैं। तो हमारी जो फिलॉसफी है जस्टिस की वो रिफ्लेक्ट हमने करनी है यहाँ पे। फिलॉसफी ऑफ जस्टिस क्या कहता है? मत्स्य न्याय। अब ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर ये कहा गया है, देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, ठीक है ना, बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, तो ये छोटी मछली कहां जाए? किसके पास जाएगी? छोटी मछली जाएगी गवर्नमेंट के पास कि मुझे बचाओ, ये बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। दैट इज व्हाट इट इज मीनिंग। तो ये हमारा जो नया इवॉल्व सिस्टम है वो इसको रिफ्लेक्ट करता है। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एक मेजर सीरियस इशू है। उन सब चीजों के प्रोविजंस हमने यहां पे दिए हैं। सेफ गार्ड्स आप लेके आए हैं, स्पेशल प्रोविजंस आप लेके आए हैं, ताकि जो भी वल्नरेबिलिटीज थी उसको एड्रेस किया जाए। जो पुराने सिस्टम के अंदर लूप होल्स थे आपको वो हटाने हैं। पहले साइबर बुलिंग जैसी चीज नहीं होती थी, आज एक बहुत बड़े एक खतरा है ये वुमेन के लिए, बच्चों के लिए। तो उसके लिए आपको पीनल प्रोविजन तो बनाना ही है। दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड हियर। नेशनल सिक्योरिटी, अब हम उस पुराने सिस्टम से नहीं चल सकते कि सेडिशन जैसा पुराना आपने कानून रखा हुआ है। आपको एक मॉडर्न लॉ की जरूरत है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आपको एक अपडेटेड सिस्टम की जरूरत है एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ने के लिए, वो हमने यहां पे रिफ्लेक्ट किया है। क्योंकि आपका नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट इंटीग्रेटेड है, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आ जाएगी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हम उस चीज को हटा नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज मीनिंग। नाउ मूविंग फर्दर, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। स्पेसिफिक ऑफेंसेस आपने यहां पे ऐड किए हैं, अपडेटेड है ये सिस्टम। अगर आप रिलेशनशिप के लिए किसी को झूठ बोलते हैं डिसाइटफुल तरीके से, नाउ दैट इज अ क्राइम। तो वो एक स्पेसिफिक प्रोविजन अब आपके पीनल प्रोविजन में मेंशन है, उसके लिए आपको सजा मिलेगी, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। अगर किसी क्राइम के लिए बच्चों को हायर किया जाता है, नाउ दैट इज ऑल्सो इटसेल्फ इज अ क्राइम, उसके लिए भी पूरा यहां पे प्रोविजन मेंशन है, कितनी सजा दी जाएगी। दैट इज व्हाट इट इज मीनिंग। सो ये सारे अपडेटेड प्रोविजंस हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे हो, वो बेटर रहता है। मॉब लिंचिंग, अब देखिए मॉब लिंचिंग के लिए हमारे पास कोई कानून ही नहीं था। किस प्रोविजन के अंदर किसी को सजा देते हैं? मर्डर तो एक आदमी या दो आदमी करते हैं, 5,000 लोग, 600 लोग, 700 लोग, उन सबको कैसे सजा दी जाए? तो मॉब लिंचिंग की प्रोविजन के लिए भी अब एक स्पेसिफिक लॉ है, और नॉट जस्ट दैट, डेथ पेनल्टी का भी इसके अंदर प्रोविजन डाला गया है। सो वी हैव बीन डूइंग इट विद वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। क्लियर? देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम,
उस ऑर्गेनाइज क्राइम, अच्छा ऑर्गेनाइज क्राइम इतना सिंपल नहीं है, ये आपके नेशनल बॉर्डर से बाहर जाता है। एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम आपका ट्रांसनेशनल है, क्लियर। तो उस इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अपने लॉज को बनाना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इसको बनाना पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच इज रिफ्लेक्टेड हियर। देन आपने छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग से प्रोविजन डाला, बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग प्रोविजन डाला, ठीक। तो वो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमने एड्रेस कर दी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ये अपडेटेड प्रोविजन है, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं नेशनल सिक्योरिटी को लेके, टेरर एक्ट्स, सो वी हैव बीन मेकिंग दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इससे पहले क्या था, टेररिज्म क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिफाइंड ही नहीं है। अब जो चीज कहीं पे कोई चीज डिफाइंड नहीं है, मतलब आप उसको लेके फाइट आउट कैसे करोगे। तो वो अपडेशन हमने हमारे इस पर्टिकुलर प्रोविजन में डायल किया है। देन सेडिशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, अब कोर्ट इतनी बार सेक्शन 124A को लेके बात कर चुकी है। हमने पहले क्या बनाया था कि अगर आप गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो उसे बोला जाता था राजद्रोह, ठीक है। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह अलग अलग होता है। मेरे को मान लो मोदी जी की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन सेक्शन 124A के अंदर वैसा लिखा हुआ था। हालांकि उसके बाद कोर्ट के जजमेंट्स तो थे, बट वो अभी भी एक तरीके से गलत तरीके से प्रयोग किया जाता था, क्लैरिटी नहीं थी। अब हमने बिल्कुल इसे क्लियर बना दिया, भैया सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, दैट इज नॉट अमाउंटिंग टू राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह होता है जब आप कंट्री के हित के अगेंस्ट काम करेंगे। वो क्लैरिटी के साथ हमने यहां पे डिफाइन किया है। चीजों को आपने बताया कि क्या चीज एक तरीके से राष्ट्रद्रोह में आएगी, एंड वी वांटेड टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस। कितना बोलना अलाउड है, कितना क्रिटिसाइज करना अलाउड है, वो पूरा बैलेंस आपने बताया है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तो हमारे लिए जरूरी है। सेक्शन 195 प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, देखिए ये बहुत जरूरी है। पब्लिक सर्वेंट्स इनोवेशन कुछ लेना चाहते हैं, इनोवेटिव स्टेप्स लेना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप उनको प्रोटेक्शन देंगे। तो अगर ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर कुछ भी वो इनोवेटिव नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसे होता है, हम काम करने जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो अब आपके पब्लिक सर्वेंट के पास एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि अगर उसके काम में कोई अड़चन डालता है तो उसके अंडर सजा दी जा सकेगी। दैट इज व्हाट इट इज। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉल्स प्रोपागेंडा के लिए प्रोविजन है सेक्शन 1951। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, बहुत कुछ चलता था। अब आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे विद दिस सेक्शन। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉल्स प्रोपागेंडा और फेक न्यूज दो अलग अलग है। अगर आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून ले आएंगे तो वो बेटर होगा। दैट इज व्हाट आई फील, बट वी हैव येट टू सी कि वी हैव टू सी दिस कि ये प्रोविजन किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन में आता है। तो जब तक ये इंप्लीमेंटेशन में नहीं आएगा ठीक तरीके से, हम उसको खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर सकते कि ये अच्छा है कि खराब है। कोई चीज़ जब इंप्लीमेंटेशन में आती है उसके बाद ही आप कुछ कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचते हो कि उसमें ये कमियां हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको इंप्रूव करने के लिए भी आप बात कर सकते हो। क्लियर, दैट दिस इज हाउ इट इज। अब देखिए, क्राइम इंडिया के अंदर इंडिया के अगेंस्ट होते हैं या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, उनके फॉरेन लिंकेजेस भी होते हैं, तो उसके लिए भी आपके यहाँ पे प्रोविजन अवेलेबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल जो है इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, तो इन दैट केस वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक प्रोविजन। वो सब कुछ आपके इस नए अपडेटेड सिस्टम में हमने डाला गया है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही एनेबलिंग टूल है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी एम्पावर कर सकता है सिटीजन के साथ साथ। ठीक, ये जो एआई सिस्टम होता है, इट इज ऑल डेटा बेस्ड। डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, डेटा को आप प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इस सिस्टम पे बेस्ड है आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। अब इसको हमें अपडेट करना पड़ता है, नई नई रीडिंग्स आ रही हैं, न्यू न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, एंड दिस इज व्हाट योर सिस्टम इज बेस्ड अपॉन।
अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम में अब सब कुछ हमने डिजिटल कर दिया पूरे इंडिया के अंदर, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी डिबेट आती है वो आती है हमारे डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, हमारी प्रिवेसी से रिलेटेड। आपका आधार का डेटा सरकार के पास है, वो डेटा कैसे यूज हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर, आपके बैंक डिटेल्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम नहीं चाहते वो चीज पब्लिक में आ जाए, तो वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास कानून अवेलेबल है, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये स्पेसिफिक हमारे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए लॉ भी अवेलेबल है। मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। देखिए इतने सालों से हम डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून 2023 में आया है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी, यू कैन से रिलैक्सिंग, कि एटलीस्ट यू हैव अ लॉ फॉर दैट। अब आपके पास ये कानून है। तो एआई अगर कोई सिस्टम यूज करता है और उसके अंदर आपका डेटा कहीं यूज होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे प्रोविजनिंग होनी चाहिए डिटेल में, वो चीज हमारे इस सिस्टम के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग डन थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब यहां पे आगे देखेंगे क्या कहती है आपकी जो योजना मैगजीन है। ये कहती है कि देखिए पुलिसिंग के अंदर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हम एआई का यूज हमें करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई ये सिस्टम को एफिशिएंट बना देगा, ठीक। अब लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हो तो क्या उसे एआई बेस्ड फाइंडिंग्स जो भी आपकी होंगी, क्या हम उसे एविडेंस के तौर पे लेके जा सकते हैं? दैट इज व्हाट शुड बी देयर। नॉट जस्ट दैट, जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं, अब एआई भी तो एरर कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप एड्रेस करोगे कि आउटराइटली इतने ब्लाइंडली हम एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं? ये कुछ एक सवालात हैं जो इस डिबेट के अंदर हम प्राइमरीली समझेंगे। कि देखिए अभी तक आप एआई को कॉमर्शियल यूज के लिए देखते थे, अब आप इसका यूज पुलिसिंग में भी हमें करना होगा। तो डाइवर्सिफाई तो आपको करना ही करना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर डूइंग इट, बट अभी भी स्टिल इस एरर को रोकने के लिए एक ह्यूमन इंटरफेस चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो वो अभी भी समझना है हमें। नॉट जस्ट दैट, इस एआई के अडॉप्शन का जो ट्रांजिशन है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, बिना उनको अपडेट किए, सिखाए, स्किल सेट एडअप किए, आप इस चीज पे नहीं जा सकते हैं। तो वो चीज फर्स्ट है जो हमें यहां पे देखनी है। क्लियर? अब बात करते हैं जो एआई बेस्ड हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो भारतीय न्याय संहिता इस चीज को फैसिलिटेट करता है। यह सबसे बड़ा एडिशन पॉइंट है जो हमें मिला है इन नए कानूनों से कि एआई बेस्ड। अब देखिए हमारे यहां पे कितने सारे डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं, डिजिटल क्राइम बहुत सारे हैं। अब डिजिटल क्राइम अगर होगा तो उसका एविडेंस भी तो डिजिटल होगा। उस डिजिटल क्राइम का एविडेंस एक्सेप्टेबल होना चाहिए कोर्ट में। दैट इज समथिंग विच इज रिफ्लेक्टेड हियर। वो चीज हम यहां से लेके आ रहे हैं। अब एआई एनालिटिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो डेटा सेट्स को एनालाइज करना, लोकेशन को एनालाइज करना, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को असेस करना, वो कंप्यूटर बहुत चुटकियों में कर सकता है और आपको कंक्लूजन दे सकता है। ये बेनिफिट हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मिलेगा। यहां पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्राइम, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। टेररिस्ट, उनके रिक्रूटमेंट एक्टिविटी सब सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है तो आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। ये सब कुछ आपके इसी सिस्टम के थ्रू फैसिलिटेट होगा। हाँ, कुछ एक इश्यूज हैं, प्रिवेसी इशू, प्रिवेसी वायलेशन, मिसयूज का भी यहां पे पोटेंशियल है, बट उसके लिए आपको इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फ्री हैंड दे दो। इंडिया हैज रूल ऑफ लॉ एंड यहां पे चीजें जो हैं वो बिल्कुल कानूनी रूप से होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना यूज होना है, किस लेवल पे यूज होना है, कौन उसे मॉनिटर करेगा, वो सारा कुछ हम इस रेगुलेटरी अरेंजमेंट कानूनी रूप में लेके आ सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। कैसे डाटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा, डाटा स्टोर कैसे किया जाएगा, वो सब पैरामीटर स्टैंडर्डाइज तरीके से आप यहां पे रख सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ही चल रहा है अभी ये। तो एल्गोरिदम बायसनेस हमें देखने को मिली है क्योंकि डेटा ड्रिवन है। अब देखो कोई आदमी अगर इस कंक्लूजन पे आए कि फेयर कलर वाले, ठीक है, अगर मान लो एआई के पास डाटा गया कि फेयर कलर वाले ज्यादातर क्रिमिनल हैं, तो कोई आदमी सफेद मतलब गोरा होगा तो उसको जबरदस्ती पकड़ लिया जाएगा। तो इस टाइप के एरर और इस टाइप की बायसनेस एल्गोरिदम में मिल सकती है क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है ये सेल्फ लर्निंग होते हैं। तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपको इमीडिएटली ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए यहां पे। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, इसलिए सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। और मेजरली कहीं तो कह रहे हैं कि भाई जुडिशियल ओवरसाइट ले आओ, अगर आप इस एआई के मिसयूज को रोकना चाहते हो, हैव अ जुडिशियल ओवरसाइट, तो वो सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट रखेगा। दैट इज समथिंग विच इज रिफ्लेक्टेड कि भी गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पावर को मेंटेन करने के लिए इस एआई सिस्टम को यूज करना चाहेंगे। वी कैन नॉट अलाउ दैट, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि भी आप जुडिशरी को यहां पे जरूर लेके आइए। सो दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड हियर। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, चीजें अभी भी चैलेंजिंग होंगी, आपको इंटीग्रेशन के चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। एआई को कानून के एग्जिस्टिंग एनफोर्समेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसमें थोड़ा चैलेंज आएगा। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में चैलेंज आएगा, ठीक, आपके डेटा प्रोटेक्शन में चैलेंज आएगा। उन सब चीजों के लिए आप कानून बनाओ जिसके अंडर आप चीजों को रेगुलेट करो। ये आंसर है इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। एंड इन दिस रेगुलेटरी अरेंजमेंट वी कैन फैसिलिटेट यूज ऑफ एआई बाय आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो सबके लिए आप ये चीज कर सकते हैं एंड इट कैन इजिली बी डन। इट्स अ वेरी एनेबलिंग टूल, बहुत ही पावरफुल टूल होगा। आप अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन कीजिए, आप सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कीजिए डेटा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, क्लियर, यूजर कंसेंट का प्रोविजन कि भी आपका डाटा कौन क्या कैसे यूज कर पाएगा, उसका कंसेंट का सिस्टम आप लेके आइए। ये सारे एस्पेक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आइए। डिबेट होनी चाहिए, एथिक्स इनटू साइबर सिक्योरिटी, एथिकल एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स, हर चीज को समझना चाहिए। और नॉट जस्ट दैट, जो बाकी डेमोक्रेसीज कर रही हैं उनके यहां पे भी तो इस तरीके के कानून आ रहे हैं, उनको आप स्टडी कीजिए। यूरोप क्या कर रहा है उसको स्टडी कीजिए। बेस्ड ऑन दैट हैव योर सिस्टम। दिस इज समथिंग दैट वी कैन अडॉप्ट। तो ये आपका एआई सिस्टम बहुत ही हेल्पिंग टूल होगा एंड विद दिस वी विल बी एबल टू अपडेट आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसी से रिलेटेड ये लास्ट आर्टिकल आपकी योजना में आया है, दैट इज रीडिफाइनिंग लॉ इन द साइबर एज। तो देखिए आज जो क्राइम का नेचर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बहुत ही फास्ट है, अपडेटेड टेक सेवी क्रिमिनल्स हैं। ओके, सो साइबर क्राइम आज चल रहा है जिसके अंदर क्लियर एविडेंस ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहीं पे भी हो सकती है, कोई अमेरिका में बैठ के आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम कर सकता है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? सो ये सारी समस्याएं हमें यहां देखने को मिलती हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो वल्नरेबल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सभी यहां पे एक तरीके से टारगेट होते हैं। और आपने तो अभी एक मोदी जी ने मन की बात में बोला ये, ठीक है, साइबर अरेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा कि आजकल ये साइबर क्रिमिनल्स एक अलग लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो सब कुछ हमें यहां देखने को मिल रहा है एंड दिस इज मेकिंग दिस सिस्टम रियली यू कैन से बैड वन। काफी खतरनाक ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब इन चीजों को ठीक करने का तरीका भी टेक्नोलॉजी से ही आएगा, ठीक, उसके लिए आपको ट्रेंड मैन पावर और वो सब चाहिए। तो देखिए क्या क्या हमें करना है। पहली चीज है हमारा भारतीय न्याय संहिता एक नई सोच का एक कानून है जो इस साइबर कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करता है। वो जानता है कि साइबर क्राइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर अपडेशन किया गया है। जो ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट मैंने बोला उस प्रॉब्लम को भी भारतीय न्याय संहिता के थ्रू जो है हमने एड्रेस किया है कि कैसे आप इंडियन सिटीजन की सिक्योरिटी को लेके चलेंगे, लॉ एनफोर्समेंट किस तरीके से किया जाएगा, वो सब कुछ आप यहां पे ऑलरेडी इन अपडेटेड लॉज के अंदर मेंशन कर रहे हैं। फोरेंसिक ऑडिट्स, ये सारे प्रोविजंस इसके अंदर हैं। क्या ऐसा इंपैक्ट होगा उस पर्टिकुलर उस डिजिटल फ्रेम में, उन चीजों को हमें आगे लेके चलना है। उसके लिए ऑडिटिंग तो करवानी पड़ेगी ना आपको। सो इससे क्या होगा कि कंपनीज ऑलरेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर लेंगी, क्लियर।
सो ये तो हो गई वो पॉइंट। अब बात करते हैं डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की, चीज यहां एड्रेस्ड है। जुरिस्डिक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया, कहीं पे भी क्रिमिनल पूरी दुनिया में बैठा हो उसके लिए कानून हमारे यहां पे अवेलेबल है। डिजिटल एविडेंस, इवन आपके आईपी लॉग्स, सर्वर लॉग्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, वो सब कुछ भी अब एक एविडेंस के तौर पे देखे जा सकते हैं। फोरेंसिक्स, उनको लेके यहां पे बात की गई है। डिजिटल फोरेंसिक्स, प्रोसिक्यूशन, कैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो सारी डिबेट्स अब आपके इस अपडेटेड कानून के अंदर अवेलेबल है। देन टॉकिंग अबाउट दिस, अब और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी है। देखिए, स्किल्ड लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल अभी भी नहीं है, चैलेंज है सबसे बड़ा। तो पुलिस ऑफिसर्स, उनको ट्रेन नहीं किया गया, उनको नहीं पता कि ये कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम को कैसे डील करना है। ठीक है, स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो आपको पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा वहां पे, दैट इज समथिंग रिक्वायर्ड है। अब ये जो साइबर क्राइम का जो स्केल है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा। क्लियर, आपको साइबर एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग लॉ एनफोर्समेंट यूनिट है, आपको उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उनकी कैपेबिलिटीज एनहांस करनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ट्रेनिंग अलग लेवल की लेके आनी पड़ेगी। स्पेशलाइज साइबर क्राइम यूनिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ बड़े शहरों में। ये हर सिटी के लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू इन्वेस्ट इन डिजिटल फोरेंसिक्स। जो डिजिटल क्राइम की डिटेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो अलग लेवल की होती है। उसके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी विल डू, देन ओनली वी विल बी एबल टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्राइसिस। तो ये बड़ी चैलेंजिंग चीज है, ये जरूर हमें ठीक करनी है, बट इट इज ऑल डूएबल। क्लियर। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, यू हैव टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। भाई अगर पुलिस स्टेशन के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वह कैसे डिजिटल क्राइम को रोकेंगे, पहला सवाल होना चाहिए ना। तो आपको ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल का जो लैप्स है उसे आपको एड्रेस करना है। डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन आपको एक्सप्लोर करनी है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल। क्राइम का नेचर भी वैसा ही है, ठीक। उनकी एक्सपीरियंस से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है। लीगल एडेप्टेशंस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। सो टेक्नोलॉजी का पेस बहुत फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपके कानून भी अपडेटेड होने चाहिए। इफ वी आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली वी कैन से we will have a really good ecosystem which will be able to address this type of modern crime. So ये सारी चीजें थी आपकी इस योजना मैगजीन में। Please, if these sessions are helping you out, please do give us a like and please share it with your friends. So every day at 9 a.m. we do come up with The Hindu. You can join that. If you want to download this particular document, it will be made available to us, to you in our Telegram group. The link will be provided in the description. वो डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. So stay tuned. Thank you very much.